हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने इसके पहले 2 वीडियोस देखे हैं। उसमें हमने क्या देखा है, करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला। देन हमने सेकंड वीडियो में देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए। अब आज के वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है, ओम्स लॉ। तो आज के वीडियो में हम ओम्स लॉ को कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पे, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ हमें काफ़ी बेसिक कंसेप्ट लगता है, पर ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। इवन जब हम 11th-12th में जाते हैं तब भी हमें इस बेसिक ओम्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आज हम ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। तो देखिए, ओम्स लॉ के हिसाब से ये करीबन 1827 में डिस्कवर हुआ था। अब जैसा कि टॉपिक ही बता रहा है कि किसने डिस्कवर किया था, ओम्स ने। तो अराउंड 1827 हु डिस्कवर्ड दिस ओम्स लॉ, द साइंटिस्ट ओम। अब इन ओम साइंटिस्ट ने 1827 में जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्हें क्या मिला कि अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूँ कोई भी वायर का, या कोई भी एक सर्किट ले लीजिए, उसमें अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो उनको क्या मिला उस एक्सपेरिमेंट में, करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब V क्या है हमारा, पोटेंशियल, I क्या है, करंट। तो ओम्स के हिसाब से द पोटेंशियल, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। तो हम स्टेटमेंट कवर कर लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the potential in the circuit, या हम यहाँ पे लिख लेंगे if the potential in a conductor increases, the conductor क्या जाएगा यहाँ पे, if the potential in a conductor increases then current in the conductor also increases। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ओम साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट इन द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसी का हम वाइस वर्सा भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अभी तो हमने इंक्रीमेंट की कंडीशन देखी है कि हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा करंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। पर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसी में हम आगे क्या कर सकते हैं, एंड इफ पोटेंशियल अक्रॉस if potential across conductor decreases, तो क्या हो जाएगा हमारा, then current also decreases। तो ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकल, जो हमने थ्योरी पार्ट में देखा, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो इसे हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो इससे हमें क्या पता चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें तो हमें एक रिलेशन मिल गया है V और I के बीच में, वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसे अब हमें रिमूव करना होगा। तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कभी भी हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना होता है हमें क्या यूज करना है, एक इक्वल्स टू साइन और एक कांस्टेंट। ये हमेशा के लिए हमें याद रखना है। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, V जो ऑलरेडी था, इसके बाद मैं क्या करूँगी, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूँगी। तो इसीलिए इक्वल्स टू और एक कोई भी कांस्टेंट हमें लेना है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या लिया जाता है, R। अब बच्चा क्या, करंट। तो हमें एक रिलेशन फिर से मिल गया है, V इज इक्वल्स टू R इंटू आई, या एक फैमिलियर फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल्स टू आई आर।
जहाँ पर ये जो R है, R क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, मतलब जो R है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तभी तो हम उसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह रहे हैं। तो ये इन जनरल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। जैसे हम कॉमनली कहते हैं बॉयज आर रोमिंग देयर, गर्ल्स आर रोमिंग देयर, पर इसमें भी जब हम बॉयज और गर्ल्स ले रहे हैं तो ये क्या है, कॉमन नाउन हो गया, पर एक पर्टिकुलर नाम होता है सबका। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर XYZ, कोई भी एक लड़की है जिसका नाम XYZ है, तो ये पर्टिकुलरली उसी लड़की को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसे हम R से डिनोट कर रहे हैं, उसका पर्टिकुलर नेम क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मेन जो कैरेक्टर है वो आ जाता है हमारे सामने, रेजिस्टेंस, क्योंकि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी हम कंसिडर करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें रेजिस्टेंस कंसिडर करना ही होता है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे सामने कौन से लॉ से आया है, ओम्स लॉ। इसीलिए इस रेजिस्टेंस की वजह से ये जो ओम्स लॉ है ये भी काफ़ी यूज़फुल हो गया है। तो जल्दी से ये जो स्टेटमेंट है ये नोट डाउन करेंगे, फिर आगे इस रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, तो अभी हमने ओम्स लॉ देख लिया है, हमें एक रिलेशन भी मिल गया है। हमें क्या मिला है, V = I/R, जिसमें V जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पोटेंशियल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पोटेंशियल जो हम V से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो I है वो क्या है, हमारा करंट है। एंड देन ये जो R है इसे हमने क्या कहा है, रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे सामने किस लॉ की वजह से आया है, ओम्स लॉ। इसीलिए SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओम्स हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ की वजह से हमें रेजिस्टेंस ये टर्म मिली है। तो इसीलिए SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। तो ये हो गया हमारा ओम्स SI यूनिट। अब इसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा होता है। तो कुछ इस तरीके से ये सिंबल होता है जिसे हम ओमेगा कहते हैं। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ओम, और ओम क्या है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। अब देखिए इस पे ये जो टॉपिक है ओम्स लॉ, इस पे बच्चे मोस्टली कंफ्यूज क्या होते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन में। तो हम ग्राफ वाला कंसेप्ट समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें V और I के बीच में, क्योंकि एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कोई अगर हमसे पूछता है व्हाट इज ओम्स लॉ, तो हमारा आंसर होना चाहिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ना कि ये इक्वेशन। मोस्टली बच्चे V इज इक्वल्स टू IR बता देते हैं, ये गलत होता है। हमारा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसका मतलब क्या है, अगर हम V को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ अगर हम V को डिक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसीलिए मान लीजिए ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट सपोज मैं I को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, I कंसिडर कर रही हूँ। एक्स एक्सिस पे मैंने I को कंसिडर किया है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर लेते हैं हमने एक्स एक्सिस पे किसे कंसिडर किया है, एक्स एक्सिस पे हमने करंट को कंसिडर किया है, और वाई एक्सिस पे बची हुई क्वांटिटी मतलब क्या आ जाएगा हमारा V। तो वाई एक्सिस पे हम किसे कंसिडर करेंगे, V को। अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगा, तभी तो हमारा जो रिलेशन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R वो सेटिस्फाई होगा। तो मतलब हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक लीनियर ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके का ग्राफ क्या कहलाता है, लीनियर ग्राफ कहलाता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम ओम्स लॉ के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो वो जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ मिल रहा है, हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा है। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ।
अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें मोस्टली, तो वो क्वेश्चंस एक बार समझ लेते हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा आंसर गलत आ जाता है, तो वो गलती क्या होती है उसे हम समझेंगे। अब देखिए एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, करंट को, वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने, वोल्टेज को लिया है। अब मैं मैथ्स की हेल्प लूँगी, हमें क्या करना है, मैथ्स की हेल्प लेनी है। अब मैथ्स में हमने क्या पढ़ा है, यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, मैथ्स की हेल्प ले रहे हैं। मैथ्स में हमने क्या पढ़ा है, स्लोप का फॉर्मूला। मैथ्स के हिसाब से स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू होता है हमारा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला, मैथ्स से मिलता है। अब फिर से फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में मैंने एक्स एक्सिस पे करंट को कंसिडर किया है, वाई एक्सिस पे मैंने वोल्टेज को कंसिडर किया है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। मतलब मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एक्चुअली पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स वाई से, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, आई, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा I1 और V1, और सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा I2 V2 आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए स्लोप इज इक्वल्स टू, फिजिक्स में क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, मतलब v है y एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा v2 माइनस v1, करेक्ट। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे है x2 माइनस x1, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, I2 माइनस I1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा स्लोप का फॉर्मूला। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू, ये होता है डेल्टा V बाय डेल्टा I। ये जो ट्रायंगल शेप हमें दिख रहा है ये क्या है, डेल्टा है। ये क्या शो करता है, चेंज। कोई भी क्वांटिटी है उसका चेंज अगर हमें लिखना है तो हम ये डेल्टा, मतलब जो ट्रायंगल है उसे ड्रॉ कर देते हैं। इसे कहते समय हमें डेल्टा कहना पड़ता है, तो ये आ जाएगा डेल्टा V बाय डेल्टा I, मतलब चेंज। तो चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे डेल्टा है मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। अब देखिए ओम्स लॉ के हिसाब से मुझे क्या पता है, यहाँ पे हम देखते हैं बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये करंट को इस तरफ लेके आएंगे तो V बाय आई मिल जाएगा हमें, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए V बाय आई है, यहाँ पर भी V बाय आई है, मतलब ये जो स्लोप है ये एक्चुअली हमें क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है। तो R इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा I। तो हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, हमें यहाँ पे ये वैल्यूज दी होती है, ग्राफ दिया होता है, और ये जो वैल्यूज है I1 I2 V1 V2 ये वैल्यूज गिवन होती है, और हमें बोला जाता है कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो ग्राफ से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, मैथ्स की हेल्प से स्लोप का फॉर्मूला लेंगे और स्लोप इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा V बाय डेल्टा I। अब देखिए गलती कहाँ होती है, हम मोस्टली यहाँ पे नोटिस ही नहीं करते हैं कि करंट सच में एक्स एक्सिस पे ही दिया है या वाई एक्सिस पे। कभी कभी क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए ये जो करंट है वो वाई एक्सिस पे दिया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा करंट और यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज। मतलब यहाँ पे चेंजेस हो गए, एक्स एक्सिस पे अभी क्या है, वोल्टेज है, और वाई एक्सिस पे क्या है, करंट है। अब देखिए इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्वांटिटीज चेंज की है, पर मैथ्स का जो स्लोप का फॉर्मूला है वो तो चेंज नहीं होगा। मतलब अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, V2 माइनस V1 के बदले हमें यहाँ पे मिल रहा है एक्चुअल में I2 माइनस I1, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे मिल रहा है V2 माइनस V1। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें आ रहा है डेल्टा I बाय डेल्टा V। ये फॉर्मूला मिल रहा है करंट बाय वोल्टेज, पर रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट होता है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम ये नोटिस नहीं करते कि एक्स एक्सिस पे करंट दिया है या वोल्टेज दिया है। अब अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज दिया है तो इस समय स्लोप तो हमारा डेल्टा I बाय डेल्टा V ही आ जाएगा,
पर यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये r की वैल्यू नहीं आएगी, 1/r की वैल्यू आएगी। अब ये कैसे, इसे एक बार समझ लेते हैं हम। देखिए ये जो है 1/r इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा आई। तो देखिए हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या आई है, स्लोप आया है हमारा डेल्टा आई बाय डेल्टा v आया है। अब आप चाहे 1/r लो या r इज इक्वल्स टू 1 स्लोप लो, ये आसानी जाती है 1 स्लोप लेना। r इज इक्वल्स टू 1 स्लोप लिया तो क्या हो जाएगा, 1 डेल्टा आई बाय डेल्टा v हो जाएगा, 1 डेल्टा आई बाय डेल्टा v। तो डेल्टा v क्या हो सकता है, हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो इसीलिए r इज इक्वल्स टू 1 स्लोप इज इक्वल्स टू, अब क्या आ जाएगा, डेल्टा v बाय डेल्टा आई। मतलब अब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है ये सही आई है। तो हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे करंट दिया है या वोल्टेज। अगर एक्स एक्सिस पे करंट दिया है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप के इक्वल हो जाएगी। इफ अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज दिया है तो r इज इक्वल्स टू 1 स्लोप हो जाएगा। तो इसे अगर हम लिख ले आसानी से, एक पॉइंट हम क्रिएट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के वीडियो का हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट केस इन ग्राफ इफ एक्स एक्सिस पे हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, करंट को, और y एक्सिस पे हम वोल्टेज को कंसीडर कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रहेगा स्लोप। पर वही अगर हम केस 2 कंसीडर करें, इफ x एक्सिस पे हमने अभी क्या कंसीडर किया है, वोल्टेज, और y एक्सिस पे कंसीडर कर लिया है हमने करंट, तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 स्लोप। तो अगर हम ये नोटिस करें कि x एक्सिस पे क्या गिवन है और y एक्सिस पे क्या गिवन है, तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। पर ये स्लोप लेना है, r इज इक्वल्स टू स्लोप या r इज इक्वल्स टू 1 स्लोप, ये हमारे हाथ में है। तो इस तरीके से हम आंसर सही लिख सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो है आपको यूज़फुल आया होगा। जो ट्रिक्स है और जो एक कंसेप्ट मैंने बताया जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये आपको समझ में आई है और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है। थैंक यू।